और बड़ी खबर, मुल्क की बड़ी रियासत से बड़ी खबर पहले आपको दे दें कि जैसा कि हमने पहले बताया कि एसपी बीएसपी का बाकायदा इत्तेहाद का ऐलान हो चुका है। अखिलेश यादव और मायावती ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया और इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। पार्लियामानी इंतखाबात 2019 की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी हैं। लखनऊ में एसपी बीएसपी की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान किया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी ने चुनाव इत्तेहाद करके बीजेपी की नींद उड़ा दी है और ये इत्तेहाद मुल्क के मफाद के तय किया गया है। बीजेपी की तानाशाही रवैये ने मुल्क भर को परेशान कर रखा है। एसपी बीएसपी का इत्तेहाद सियासी इनकलाब लाएगा और 2019 लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। दोनों पार्टियों के माबैन सीटों की तकसीम के ताल्लुक से फार्मूले तैयार हो चुके हैं और दोनों पार्टियां 38 सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगी। प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी हैं। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफ़ी ज़रूरत महसूस की है और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा शासन के पिछले 5 सालों में पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे उद्योगों, दुकानदारों, नौजवानों, दलित, पिछड़ों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चियों पर जितना अन्याय और अत्याचार हुआ है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। देश और समाज को एक सूत्र में बांधने की बजाय समाज में नफरत का वातावरण बनाया है। लोगों ने भाईचारा बढ़ाने की बजाय लोगों को जात पात के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जातीय प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। यहाँ तक कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता देने से पहले भी उसकी जाति पूछी जा रही है। और अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। पूरे देश में अराजकता का वातावरण है। अन्याय और अत्याचार के कारण शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। देश के नौजवान भाजपा के झूठे वादों से आहत और निराश होकर के बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। देश और समाज के इन सुलगते मुद्दों से बेखबर भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उनके बड़े बड़े लोन माफ कर रही है। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है।
और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई। रंजना, जिस तरह से आज बाकायदा ऐलान कर दिया गया इत्तेहाद का, सीटें कितनी होंगी ये भी बता दिया गया है, अब फार्मूला तय होना है कि कहां कौन कैसे लड़ेगा। लेकिन इस इत्तेहाद के बीच बीजेपी एक तरफ जीत का मंत्र दिल्ली में सिखा रही है अपने लीडरों को। ये मंत्र जीत का और ये इत्तेहाद कैसा देखती हैं आप, और ये जीत का मंत्र टिक पाएगा इस इत्तेहाद के सामने? देखिए, आज जो गठबंधन हुआ उसको मायावती ने जिस तरह से अनाउंस किया कि ऐतिहासिक होगा, और मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दोनों का नाम लिया और कहा कि इन लोगों की नींद उड़ाने वाली है। इवन उन्होंने एक चुटकी भी ली, गुरु और चेला बोला, गुरु चेले की नींद उड़ाने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरी तरफ बीजेपी जो दिल्ली में मंत्रणा कर रही है उसकी भी निगाहें यूपी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगी थी, जहां पे ज्वाइंट पीसी हो रही थी। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की ज्वाइंट पीसी पे दिल्ली के नेताओं की भी निगाहें लगी हुई थी, और वो लोग भी पल पल का अपडेट ले रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या अनाउंसमेंट होने जा रहा है। तीन बातें मैं इस पीसी की महत्वपूर्ण रूप से कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने आखिरकार गठबंधन क्यों किया, क्योंकि हम आगरा की रैली याद करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से उन्होंने गेस्ट हाउस कांड पे सवाल उठाया था कि लोग गेस्ट हाउस कांड जैसी घटना भी भूल जाते हैं, और उसकी सफाई कहीं ना कहीं बिना नाम लिए जब उन्होंने वहां से कहा, तो आज बिना नाम लिए सफाई जो है मायावती ने भी दिया कि गेस्ट हाउस जनहित के लिए गेस्ट हाउस कांड को भी मैंने भुला दिया और ये जो है समझौता किया है, और ज्वाइंट पीसी में ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस से क्यों नहीं किया, उसमें भी उन्होंने एक तरह से दूरी भी दिखाई कि जो बोफोर्स का घोटाला को याद किया कि रक्षा सौदे में किस तरह से कांग्रेस ने घोटाला किया था, और किस तरह से राफेल का फिर बीजेपी को जोड़ा कि राफेल ने किस तरह से हुआ, और उसके बोफोर्स के चलते कांग्रेस गई थी और राफेल के चलते बीजेपी जाएगी। तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात हम कहेंगे कि जो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जब एक सवाल का जवाब में वो बताए कि क्या अगला प्रधानमंत्री का जब सवाल लेकर के हुआ, तो अखिलेश यादव कहे कि यूपी से ही बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि यूपी से ही अगला प्रधानमंत्री, और उसी फ्रेम में मायावती भी बैठी हुई थी मीडिया के टीवी स्क्रीन पे जो फ्रेम आ रहा था उसमें, और मायावती बगल में बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी हिंट्स दिया कि मायावती को हम आगे बढ़ाएंगे पीएम के लिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें आज पीसी में हुई, और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, बीजेपी अब इसका काट ढूंढेगी कि आखिरकार इस गठबंधन का काट यूपी में कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर यूपी डाउन होता है तो पूरे देश में बीजेपी की स्थिति डाउन होगी। यूपी में सफल होते हैं तभी जाके वो देश में सफल होंगे। तो आज जो दिल्ली में भले ही मंत्रणा हो रही है, लेकिन दिल्ली वालों की भी निगाहें यूपी की इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई थी जो लखनऊ के होटल ताज में हो रही थी। 93 के बाद आज एक बार लगभग 25 साल बाद एक बार फिर सभी जो सपा और बसपा एक साथ दिख रहे थे। और एक और बात मायावती ने महत्वपूर्ण बात बोली कि शिवपाल यादव की जो परोक्ष रूप से बीजेपी ही उस पार्टी को चला रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी बीजेपी के किस तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, किस तरह से गठबंधन उनका मजबूत रूप से सामने आया। और मायावती से एक सवाल के जवाब में मायावती ने यह भी कहा गया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या यह गठबंधन आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो मायावती ने कहा हाँ, गठबंधन कंटिन्यू रहेगा, विधानसभा तक जाएगा। तो जो अखिलेश प्रधानमंत्री बनाने की बात पे जो जवाब दे रहे थे, और मायावती का ये बयान कि गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, तो कहीं न कहीं ये गठबंधन जो मजबूती से ये लोग अपना निभाने का जरूरत बनाए हुए हैं। और आज कोशिश करें यहाँ पर कि जिस तरह से आज ये इत्तेहाद देखा गया एसपी बीएसपी का, ठीक है, एक तरफ तीसरा फ्रंट बन रहा है, एक फेडरल फ्रंट बन रहा है। हाल ही में अखिलेश ने कहा था कि वो हैदराबाद आएंगे और चंद्रशेखर राव जो टीआरएस के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर तेलंगाना में, वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो फ्रंट्स जो अलग अलग बन रहे हैं, कोई तीसरा इत्तेहाद बना रहा है, कोई फेडरल फ्रंट बना रहा है, तो ये किस फ्रंट की तरफ जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस से भी दूर है और बीजेपी के साथ तो जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन टीआरएस के जो नेता है यहाँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उन पर लगता है कि वो बी टीम है बीजेपी की, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में किस फ्रंट की तरफ ये इत्तेहाद जाएगा यूपी का? देखिए जो भी फ्रंट, तीसरे फ्रंट की जब बात हो रही है, तो ये यूपी का एक फ्रंट गठित हुआ जिसमें कांग्रेस से दूरी बनाई गई, कांग्रेस को दूर रखा गया। जो क्षेत्रीय पार्टी वो मिलने की कोशिश करेंगी कि वो लोग उस तरह से मिले कि जिससे कि आगे जब 2019 का इलेक्शन हो, परिणाम हो, तो वो एक थर्ड फ्रंट का नेता बनकर उभर कर सामने आए। क्योंकि एक सर्टेन इसमें हम देखें तो जो थर्ड फ्रंट की पार्टियां हैं वो दोनों से दूरी बनाए रखना चाहती हैं कहीं ना कहीं, कि क्योंकि उनका फ्रंट तैयार हो। जो बात जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वो बैकडोर की पार्टी मानी जा रही है,
ये बात कई पार्टियों को लेकर के है कि बैकडोर बीजेपी भी चाहेगी कि उनके जो समर्थित पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी मैदान में आए और वो वोट काटने के लिहाज से जब होगा तो फ्रूटफुल होंगी उनके लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये नेशनल पार्टियों की रणनीति होगी, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना एक गठबंधन बनाना चाहेंगी कि थर्ड फ्रंट उनका बने और थर्ड फ्रंट बन के थर्ड फ्रंट एक सामने आए। क्योंकि दोनों, आप देखिए किसी भी क्षेत्रीय पार्टी, किसी भी स्टेट की, वो कहीं ना कहीं खुलकर किसी भी पार्टी के साथ जल्दी नहीं अपनी जो जैसे हम लोग रामविलास पासवान को देखें बिहार में, उन्होंने एनडीए को, बीजेपी को जिस तरह से बार्गेन किया, एक तरह से कह सकते हैं, और उन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई। आज जिस तरह से आरएलडी का नाम नहीं लिया इस गठबंधन का, जब अनाउंसमेंट हो रहा था कहा गया था कि 2 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ा गया। अगर 2 सीट से अधिक कोई कांग्रेस देने को तैयार होती है, क्योंकि कल अजीत सिंह से जब मथुरा में बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ किया कि कौन गठबंधन कर रहा है उन्हें नहीं, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उन्हें नहीं पता, अभी सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई है, तो वो खुलकर सामने नहीं आए थे। आज जब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2 सीट सहयोगी दलों के लिए होगी, तो फिर ये भी देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से और इस तरह के जो दल हैं उनको अपनी तरफ खींचती है या फिर वो महागठबंधन, इस गठबंधन के साथ आते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां कहीं न कहीं एक अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं थर्ड फ्रंट के लिए, और वो दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहती हैं। स्टेट की पार्टियां हैं वो अपने वजूद का एहसास कराना चाहती हैं एक तरह से, और दोनों से दूरी बनाते हुए अपनी एक सरकार अपने तौर पर अपने बलबूते पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस जानकारी के लिए कि आज जिस तरह से इत्तेहाद हुआ है, तस्वीर साफ हो गई है कि एसपी बीएसपी साथ आ चुके हैं, लेकिन दूरी बनाए रखी है कांग्रेस और बीजेपी से। तो चलिए अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे। बीजेपी दिल्ली में अपनी कौमी कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास, आज दूसरा दिन है, वहां पर जीत का मंत्र सिखाया जाएगा और साथ ही वहां पर लोगों का कहना है, आम बड़े लीडरों का, कि जिस तरह से कहा गया कि हमारी खौफ की वजह से, यानी बीजेपी के खौफ की वजह से जो लोग एक दूसरे से कतराते थे वो अब एक साथ गले में गले डालकर घूम रहे हैं। तो और ये भी कहा गया है कि इजलास में कि नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम बनाने का हलफ लिया गया है, और यही मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपोजिशन के इत्तेहाद पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग एक दूसरे से खार खाते थे आज वो एक साथ खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खौफ की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी का ये 2 रोज़ा कौमी इजलास, बीजेपी के इस कौमी इजलास में हज़ारों की तादाद में बीजेपी अरकान और लीडर जमा हुए हैं। लेटर एंड स्पिरिट, बात तो हुई पर स्पिरिट में आज तक भी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक उन्होंने गरीबी हटाओ की बात की पर नहीं हटी। मैंने मजाक में एक बार एक टीवी चैनल में कहा था कि ये पूरे लोग एक हो रहे जो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, नमस्कार तक नहीं करते थे, जो गले में हाथ डालकर घूमने का नाटक कर रहे, इनकी दोस्ती क्यों बनी है? अगर इनके दोस्ती के सही किंग मेकर कोई है तो हम हैं, हमारे डर के कारण ये एक हुए हैं। और आइए सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी विचारधारा के साथ जुड़े हुए जो मूल विषय हैं उसको जनता के सामने रखने का एक अवसर चुनाव भी होता है और हमें खुल के उनको रखने चाहिए। और एक 5वां विषय, हम मोदी जी के नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर सकते, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो असर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो गठबंधन के आंकड़ों के साथ उनसे संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। ये एक अंतिम तर्क आया है। इस गठबंधनों का क्या इतिहास है? मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूं कोएलिशन ऑफ राइवल्स। ये आपसी दुश्मनों का गठबंधन है, आपसी विरोधियों का गठबंधन है। ना किसी में वैचारिक समानता है, ना उनकी वोट के आधार में समानता है,
नेतृत्व के जो उद्देश्य और एम्बिशन है ना उसमें कहीं मेल है। और कितनी बार ये अनुभव होगा? ये अनुभव तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने भी किया था, चंद्रशेखर जी ने किया, वीपी सिंह साहब ने किया, देवगौड़ा जी ने किया, गुजराल साहब ने किया। हर बार ये विफल हुआ और उसका जीवन कुछ महीनों से अधिक नहीं चला। नीतियां पैरालाइज हो गई, नेताओं के एम्बिशन एक दूसरे से टकराने लग पड़े और इन गठबंधनों की सरकार इतनी मजबूर सरकारें होती हैं कि एक भी व्यक्ति समर्थन वापस ले जाए तो लुढ़कती हुई न जाने कहां चली जाती हैं। चुनाव हमेशा कभी इस गणित पे नहीं जीता जाता। ये 2014 में भी कहा गया था और उस वक्त भी हम कहते थे, जब देश की मानसिकता, देश के मानस ने मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया तो भाजपा की 150 आएंगी या 180 आएंगी, ये सारा गणित रह जाएगा, ये पॉलिटिकल पंडित पीछे रह जाएंगे और जो जमीन की केमिस्ट्री है वो देश के हित में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार एक बार फिर बनवा देगी। तो वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली खिताब कर रहे थे इस रैली से। और इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन। जिस तरह से काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं, बड़ी तादाद में लीडर भी हैं, सीनियर लीडर्स का यही कहना है कि जो इत्तेहाद हो रहा है पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर पार्टियों का जो अलग अलग होते थे वो इत्तेहाद कर रहे हैं। और 2014 से एक माहौल, जिस तरह से अरुण जेटली ने भी कहा कि जनता ने माहौल बना लिया है, जहन बन गया है कि अगली बार भी वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी ही होंगे। और क्या कुछ सुनने को मिला, क्या रिएक्शन वहाँ देखने को मिला आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिन से लगातार हम जितने भी नेताओं की बातें सुन रहे हैं उन सब की बातों में गठबंधन का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने कैडर और देश की जनता में यही संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे अपोजिशन पार्टी जितना भी गठबंधन कर लें उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। केंद्र की सरकार ने कई सारी जनहित की योजनाएं लाए हैं, चाहे वो जनधन बैंक हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, और अब जो सामान्य वर्ग के लिए 10% जो आरक्षण देने की जो बात है, जो संसद से जो कानून पास कराया गया है उसकी बात हो, तो सीधा एक संदेश है, गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है, आप मैदान में जाएं। वही बात अरुण जेटली जी भी बता रहे थे कि आप कार्यकर्ता जितने भी हैं पार्टी के वो मैदान में जाएं और जनता के बीच अपनी सरकार की योजनाएं रखें, अपनी सरकार ने जो काम किए हैं उनको रखें और जनता को अपने साथ जोड़ने की बात करें। जितने भी नेता हैं उन सबका एक ही फोकस रहा है इस पूरे 2 दिन के दौरान कि जल्दी से जल्दी कार्यकर्ताओं को चार्ज अप करना, क्योंकि 2019 में अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। तो कार्यकर्ता जितने जोश के साथ नीचे जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएंगे और जो एक माहौल है पार्टी के पक्ष में फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे, वही पूरी कोशिश बीजेपी सीनियर लीडरशिप की तरफ से की गई है। और आगे देखना ये होगा, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ उद्घोषण शुरू होने वाला है, तो प्रधानमंत्री मोदी किन किन पहलुओं को छूते हैं, क्योंकि आज ही सपा और बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मायावती ने कहा है कि गठबंधन देश हित में जरूरी है, लेकिन यहां से सिरे से नकार दिया गया है, गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो गठबंधन जो है वो सिर्फ जातियों के बीच गठबंधन है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और जो अरुण जेटली ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोट यूज किया, उन्होंने कहा कि ये कोलिशन ऑफ राइवल्स, मतलब विरोधियों का गठबंधन है, तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। पिछली सरकारों का भी उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे चंद्रशेखर जी की सरकार हो, चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, तो बहुत लंबे समय तक गठबंधन की सरकारें नहीं टिक पाई हैं। इसलिए देश की जनता एक मजबूत नेतृत्व जो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिल सकता है देश को, उस पर भरोसा करेगी और जनता नरेंद्र मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस जानकारी के लिए। अब ये देखना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौन सी बातें जनता तक पहुंचाएंगे, वो अपना रुख, अपना जादुई जो खिताब होता है अक्सर बात करते हैं, अपोजिशन को कैसे लताड़ेंगे और क्या जीत का मंत्र सिखाएंगे, आज ये भी देखने का
देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस बार का चुनाव बहुत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि रुकावटें और कई चीज़ें हैं जो बीजेपी के सामने चैलेंजेस बनकर खड़ी हैं। एक तो ये इत्तेहाद है, और जिस तरह से बदनवानियों के इल्ज़ाम लगे हैं, इसका मुकाबला बीजेपी कैसे करती है 2019 में, ये देखने वाला रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे, खबर मुंबई से लेंगे। मुंबई बेस्ट बसों की अगर हम बात करें तो 5 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, अभी तक कोई मामला, इस तरह का मामला हल नहीं हुआ है कि ये हड़ताल कैसे ख़त्म कराई जाए। हालांकि इसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए और दीगर पार्टियां भी शामिल हुई, लेकिन 5 दिन हो गए हैं कि बेस्ट बसों की हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है और मुलाजमीन पर परेशान है। आज भी हड़ताल ख़त्म कराने के सिलसिले में मीटिंग हुई, लेकिन सनीचर होने की वजह से मुलाजमीन पुरुम्मीद नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि अभी तक रियासती हुकूमत या इंतज़ामिया इनके लिए कोई राह नहीं निकाल पाई है। बेस्ट मुलाजमीन के साथ साथ इनके अहले खाना भी परेशान हैं और बेस्ट बसों की हड़ताल से मुंबई वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। हड़ताल से परेशान लोग मोनोरेल का सहारा ले रहे हैं। पिछले 5 दिनों से चल रही बेस्ट की हड़ताल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 रुकनी कमेटी कायम की है जो इस मामले को हल करेगी। की आमचं ज्युनियर ग्रेड की बाबा ज्युनियर ग्रेड की जे कनिष्ठ श्रेणीतले कामगार आहेत त्यांचा पगार वाढावा। दुसरी गोष्ट महानगरपालिकेत विलिनीकरण व्हावं आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अनुकंपाखाली जी काही भरती आहे ती त्यांनी चालू करावी। आमच्या वेतन करार करावा। आमच्या आतापर्यंत 2 वेतन करार बाकी आहे, दुसरा सुद्धा वेतन करार आलाय, जेणेकरून त्यांनी ह्या 3-4 मागण्या आमच्या पूर्ण कराव्या। हमारे सब भाई बंधु लोग जो भी स्टाफ वाले उनके साथ मैं इतना सहकार्य करूंगा कि जो भी हमारी मांगनी है हमारी मांगनी पूरी होनी चाहिए। अभी तक मैं 2005 में भर्ती हो गया था, अभी तक ये गए साल में 2017 में उद्धव जी साहब ने जो भी है उसने क्या बताया था मालूम है कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करेगा, ऐसा वैसा वैसा बात किया। हम लोग को खाली आश्वासन देते हैं और मीटिंग लेते हैं, मीटिंग का कोई हल नहीं निकालता है। हमारा जो शशांक राव है और उनके साथ जो कृति समिति है वो आज हमारे पीछे खंबीर नेतृत्व बन के आज हमारे पीछे खड़े हैं। लेकिन कोर्ट का यह ऐसा मानना हुआ है कि ये जो समस्या जो है बेस्ट कर्मचारी की, वो बेस्ट समिति और प्रशासन उनके ऊपर उन्होंने ढकल दिया है। वो भी जिम्मेदार, हाई कोर्ट भी उसके ऊपर जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं है कि, और कामगार जो कोर्ट है वो भी उसको समस्या इतना ये लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सर्वेश जुड़ चुके हैं। सर्वेश, 5 दिन हो गए, आम लोग भी परेशान हैं और खुद बस मुलाजमीन भी, बेस्ट के मुलाजमीन भी परेशान हैं, कोई हल निकाल नहीं पा रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी इसमें जो है शिरकत की थी कि कुछ मामला निकलेगा, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन 5 दिन गुजर गए। अब हाईकोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है, क्या लग रहा है हड़ताल खत्म होगी? लीडरान कह सकते हैं यूनियन के शशांक राव, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक बड़े मजदूर यूनियन का, म्युनिसिपल मजदूर यूनियन का, उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है इस पूरे स्ट्राइक में। 5 दिन की 15 करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन यात्रियों की जो समस्या है वही की वही धरी हुई है। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद हालांकि 3 सदस्यीय कमेटी, जो पावर कमेटी थी, बन गई है। 11 बजे मीटिंग शुरू हो चुकी थी, बार बार कॉल भी किया गया, उन्हें मैसेज भी किया गया, लेकिन यूनियन की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है कि इस मसले को लेकर आगे पहल क्या हुई है, क्या बातचीत हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जिलानी जी जरूर दिखाई दे रही है कि जिस तरह से स्ट्राइक शुरू हुई, मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुँचा, महापौर के बंगले पर भी दोनों यूनियन को बुला के मीटिंग रखी गई, उद्धव ठाकरे तक शामिल हुए। अब ये मामला पूरी तरह से एक अलग वे में जा रहा है, राजनीतिक स्तर इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सचिवों को आपस में बातचीत करने के सलाह तक दी थी मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो 3 जो सचिव बैठे हैं, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव, साथ ही परिवहन विभाग के सचिव, नगर विकास के सचिव, तो इन तीनों सचिवों की बैठक में यूनियन आया है चर्चा करने के लिए। अगर यहाँ पर ये मीटिंग सफल होती है और स्ट्राइक खत्म होती है, और इस स्ट्राइक के खत्म होने के बाद क्या मजदूरों की जो मांगे हैं, जो कर्मचारियों की मांगे हैं, वो पूरी होती कि नहीं, ये काफ़ी अहम बात देखने वाली होगी। लेकिन अगर ये मीटिंग सफल होती है, स्ट्राइक खत्म होती है, तो इसका जो श्रेय होगा वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार लेने की कोशिश जरूर करेगी। वही कर्मचारियों की जो यूनियन है वो भी हो सकता है कि सरकार की वाहवाही करे, एक थोड़ा सा दबाव बनाया जा सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि मसला अब मनपा प्रशासन और बेस्ट प्रशासन का नहीं रहा, अब ये मसला अब मुंबई करके जो जनता है जो परेशान हो रही वो है, और जनता सरकार की तरफ निगाहें बनाकर देख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश इस जानकारी के लिए। जनता का दबाव भी बनेगा। अब 3 रुकनी कमेटी बन गई हाईकोर्ट की तरफ से।